कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, बाल विकास की तैयारी के क्रम में आज हम 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इनको पढ़े बिना परीक्षा देने मत जाना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार पूछे जाने हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसीलिए जितने भी वीडियो प्रोवाइड कराऊँ सब अच्छे से देखिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है। ऑप्शन आपके सामने है जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की या फिर थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये बताया गया है कि इन चारों में से किसने संज्ञानात्मक विकास पर अपना सिद्धांत नहीं दिया है। तो ऐसा जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने संज्ञानात्मक विकास पर अपना सिद्धांत नहीं दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कैटल के अनुसार कितने महत्वपूर्ण सील गुण ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक हैं। यहाँ पर सीधा सीधा ये बताया गया कि कैटल के अनुसार कितने महत्वपूर्ण सील गुण हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक हैं। 16, 18, 28 या फिर 64। तो ऐसे सील गुण कितने हैं? वो हैं 16। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, पुनर्वास विधि उपयुक्त है। पुनर्वास विधि के बारे में बात की जा रही है। किसके लिए उपयुक्त है? पिछड़े बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सृजनात्मक बालकों के लिए या फिर अपराधी बालकों के लिए। तो यहाँ पर जो पुनर्वास विधि है वो अपराधी बालकों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आगे देखते हैं, आत्मविश्वास, आत्मबल तथा अपने भावों को स्वीकार करते हुए कार्यों को संपादित करना, फिल इन द ब्लैंक्स, रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। कौन से व्यक्ति? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से, शारीरिक रूप से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मानसिक। यानी आत्मविश्वास, आत्मबल तथा अपने भावों को स्वीकार करते हुए कार्यों को संपादित करना मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये सब ऐसे घटक हैं जो आपके मानसिक घटक हैं। ये सब मानसिक यानी दिमाग से निकलते हैं। तो यहाँ पर शैक्षिक की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर मानसिकता की आवश्यकता। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें ज़्यादा से आत्मविश्वास होगा, आत्मबल होगा और अपने भावों को स्वीकारते हुए कार्यों को करेगा। अगला प्रश्न है, स्टर्नबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में किस घटक को शामिल नहीं किया है? मेटा घटक, निष्पादन घटक, अनुक्रियात्मक घटक या फिर ज्ञान संग्रहण घटक। तो यहाँ पर स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में किस घटक को शामिल नहीं किया है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुक्रियात्मक घटक। इसको स्टर्नबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं किया। अगला प्रश्न है, सूझ सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? सूझ सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो अचानक से होती है, अटेंडम हो जाती है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? अभिक्रमित उपागम, कंप्यूटर सहायी उपागम, शिक्षण मशीन उपागम या फिर ये सभी। आत्म अनुदेशन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर सहायी या फिर सहायक उपागम। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता में असमर्थता, अर्जन में कमी या फिर ये सभी। अधिगम की प्रक्रिया की जो विशेषता है वो है व्यवहार में परिवर्तन आता है। संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पियाजे, थॉर्नडाइक, पावलो या फिर स्किनर। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? सामाजिक गत्यात्मकता, समाजीकरण में, समाज में पृथक्करण में या फिर ये सभी। दंड एवं पुरस्कार बालक की समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी वृद्धि में सहायक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बालकों में रुचियों के आधार पर जो वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं वे निम्न में से किसका परिणाम है? आयु का, लैंगिक विभेदकता का, आनुभाविक पृष्ठभूमि का, या फिर प्रदत्त अवसरों का। तो बालकों में रुचियों के आधार पर जो वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं वे आनुभाविक पृष्ठभूमि का परिणाम है। अगला प्रश्न है, आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसार सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है? दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि पर, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर, शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर, उपरोक्त सभी पर। तो माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में उपरोक्त सभी पर, ये तीनों जो हैं इन सभी पर जोर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 8 प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध किया है पिरामिड के रूप में? थॉर्नडाइक, गेगनी, स्किनर या फिर कोहलर। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक ने, कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने सीखने के 8 प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध किया है? वो है आपका गेगनी। अगला प्रश्न है, आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है जिससे कि छात्र प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख करें, भाषा संबंधी विभिन्न अभ्यास करें, भाषा वाचन एवं लेखन का साथ साथ अभ्यास करें, भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है जिससे कि छात्र भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सके। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, जब बालक 2 से 3 वर्ष का होता है तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामंतीकरण उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ क्या है? बालक अन्य बालकों के साथ खेलना पसंद नहीं करता, अन्य बालकों के साथ समूह में सक्रिय हो जाता है, उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं, या फिर ये सभी। जब बालक 2 से 3 वर्ष का होता है तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामंतीकरण उत्पन्न होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि बालक जो है वो उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं, इसलिए सामंतीकरण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव निम्न में से किसकी ओर होना चाहिए? विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों की समाधिकार चेष्टा की ओर, समाज में होने वाली क्रियाओं के प्रति विकास की ओर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव है वो बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर होना चाहिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसके द्वारा बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा, बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा, ये सही होना चाहिए। आगे भी पढ़ लेते हैं, बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता, बालक संबंधी उन वातावरणीय दबावों द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है कि बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है बालक की आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? प्राथमिक बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, अंतिम किशोरावस्था में। विकास की पूर्व किशोरावस्था में बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ होता है? मानसिक शक्तियों के कारण साथ, शारीरिक संगठन के साथ, स्कूल की उपलब्धियों के साथ, अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता के साथ। तो यहाँ पर किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है वो शारीरिक संगठन का संबंध है। अगला देखते हैं, एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ विकसित नहीं होती, निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं, संख्यात्मक दृष्टि से ही सीमित हो जाती हैं, किंतु उनमें गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं, संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से अपरिवर्तित बनी रहती हैं। एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग क्या है? उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। अगला देखो, अगला प्रश्न है, सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई कौन सी है? ये आपको बताना है। समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में, केवल आयु के पश्चात परिपक्वता
प्राप्त करने वाली लड़की में, आयु पूर्व परिपक्व होने वाली लड़की में। सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई किसमें होती है? आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में। अगला देखो, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है निष्ठा के आधार पर, शक्ति के आधार पर, अनुशासनहीनता के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है अनुशासनहीनता के आधार पर। अगला यहाँ पर जो आपके सामने प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसका कथन है? जीन पियाजे का, बर्ट का, स्किनर का, कोहलरबर्ग का। तो ये कथन है बर्ट का। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप कैसा होता है? निम्न स्तर का, प्रखर स्तर का, ना निम्न ना ही प्रखर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ना निम्न होता है ना ही प्रखर स्तर का होता है। सृजनशील बालकों की जो बुद्धि का स्वरूप होता है ना तो निम्न होता है और ना ही प्रखर होता है। एक तरीके से कह सकते हैं ये एवरेज भी कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है? तत्परता की कमी, अभ्यास की कमी, बच्चों की समस्याओं का समुचित निवारण न होना, पारिवारिक सहयोग। तो विद्यालय उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है पारिवारिक सहयोग, इसका प्रमुख कारण नहीं है। वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है, परिपक्वता, रुचि, आवश्यकता, अनुभव। शारीरिक कारक कौन सा है जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है? वो है परिपक्वता। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों का, सांस्कृतिक प्रभावों का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का, या फिर जैविक कारकों का? प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर किसका परिणाम है? सांस्कृतिक प्रभावों का। अगला है, यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए? उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देना, उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करना, उसे आगामी कक्षा के लिए कार्य का संपादन का भार सौंपना, उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। तो एक प्रतिभाशाली छात्र है, वो आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की जो शैली होनी चाहिए, उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना चाहिए। इससे क्या होगा? बालक थोड़ा एक्टिव हो जाएगा और आपके जो आपने काम दिया है उसमें रुचि लेगा। कक्षा कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, सूचनाओं को एकत्रित करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास होना, खेल कूद में भाग लेने की योग्यता विकसित होना। तो कक्षा कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। जब शिक्षण का परिणाम घोषित किया जाएगा तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। तो ये आज के 30 प्रश्न हैं। तो इन सभी के आंसर आपने जान लिए। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है तो निश्चित तौर पे ये आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। यूपी टेट के अन्य वीडियोज़ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।